नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज ये बजट नहीं आशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष ओझा और हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान। बेहद खास इसलिए पैसे कमाने, बचाने और निवेश इसका पूरा ताना-बाना समझाने और मनी मैनेजमेंट में माहिर मोहित यंग जी। मोहित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस स्पेशल सीरीज में। नमस्कार आशुतोष जी। आज हम आपसे समझेंगे मौजूदा हालात में हर आमो खास, खासकर सैलरीड क्लास अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करे। हम यह भी समझेंगे कि जो आगामी बजट है, उसमें वित्त मंत्री जी हर वर्ग की जेब, जिंदगी और जरूरत को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं या उनको उठाने चाहिए। सर, इससे मेरा जुड़ा सबसे पहला सवाल मौजूदा हालात को जो हमारे सामने जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आम आदमी पर महंगाई की मार है। खासकर सैलरीड क्लास के लिए सेविंग्स कर पाना एक चैलेंज है, जबकि उसके पास जो लायबिलिटीज है वो जस की तस है। मतलब इसको हम सीधे शब्दों में कहें तो हम ये समझना चाहेंगे कि इस मौजूदा समय में उस व्यक्ति को, हर आमो खास को या फिर सैलरीड क्लास को या फिर एक छोटे से व्यापारी को या बिजनेसमैन को अब मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पैसे से पैसा कैसे बनेगा। जी आशुतोष जी, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। लास्ट कोविड के बाद से, इनफैक्ट कोविड के साथ साथ वाले फेज में हमने देखा है कि एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो काफी मुश्किलों से गुजरी है उस दौरान भी, और अभी अभी के समय में भी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ने का कारण सिर्फ हमारे देश में लोकल नहीं है, ये एक बहुत ही मैक्रो वजह से जो है वो महंगाई बढ़ रही है। अगर आप देखें तो चाहे वो यूएस का मार्केट हो, चाहे वो यूरोप का मार्केट हो, सब तरफ महंगाई की दर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट बिल्कुल यूएस सही। जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी में भी अगर आप देखें तो महंगाई की दर 8% के ऊपर है, जो कि यूएस में अनप्रेसिडेंटेड है। राइट, तो वहां पर उसे रोकने के लिए बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में भी वही देखने में आ रहा है, और उसके पीछे पीछे भारत को भी अपनी दरें जो है ब्याज की वो बढ़ानी पड़ रही है। बढ़ानी तो पड़ अभी रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि ब्याज की दरें ऊपर जा रही है। तो कॉर्पोरेट के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स थे, उनकी जो किस्तें थी, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था, वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी धीरे हम्म, धीरे कम हम्म, होगी बैलेंस शीट, और इंडिविजुअल्स की बैलेंस शीट भी उसी तरह थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है, आपकी कोई होम लोन है, कुछ भी किस्त है, तो उसकी जो दरें हैं वो बढ़ जाएंगी और आपका जो आउटगो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सेविंग्स करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसे मैं पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। अब देखिए, सेविंग करने का आशुतोष जी एक बहुत अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपने आप को पे करें। तो एक फंडामेंटल रूल है पर्सनल फाइनेंस का, पे योरसेल्फ फर्स्ट। राइट। एक किताब हुआ करती है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे हम्म, पर्सनल फाइनेंस की बाइबल कहा जाता है। बहुत पुरानी बिल्कुल किताब है। सही। उस किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है जो एकदम जिसे बोलते हैं अजर फॉर्मूला है, और वो कभी गड़बड़ाता नहीं है। उसके नंबर आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, बट वो बोलता है कि आपकी जो भी आमदनी है उसका 10% मिनिमम आप पहले साइड में दरकिनार कर दीजिए। वो जो है वो आपकी बचत है, सेविंग्स है, और वही आपका निवेश है। उसके बाद जो बचे 90 रुपए, उसमें आप अपना घर चलाइए, खर्चा करिए। अगर आपके लोन्स और ईएमआईज हैं तो आप 50% से ज्यादा अपनी आमदनी का उसके ऊपर में मत डालिए। उससे ऊपर अगर डाल रहे हैं तो वो बहुत ही एक रेड साइन है, एक डेंजर जोन है। और 30% से ज्यादा आपकी जो आवश्यकता की चीजें होती है दूसरी, उसमें हम्म। आपका हो जाना चाहिए। मोहित जी, एक सवाल जहाँ से, जैसे आपने ग्लोबल इकोनॉमी की बात करी, उसमें हम देख रहे हैं कि अब जो रिसेशन की बार बार बातें हो रही हैं वो शायद हम देख पा रहे हैं यूरोपीय अर्थव्यवस्था में और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में। वहां से बड़े पैमाने पर एक ले ऑफ की भी खबरें आ रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भी महत्वपूर्ण है कि जब कोई एक फाइनेंशियल टाइप की कोई भी दिक्कत सामने आती है तो हमें उसके लिए अपने को तैयार करना होता है। तो वो आप जी हमें समझाएंगे कि किस तरह की अब तैयारियां जरूरी हैं इन सभी वर्ग के लोगों के लिए। जी, बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले कहा कि कोविड महामारी के बाद से कि एक प्रोविजनिंग करना, एक इमरजेंसी बिल्ड करना, कॉर्पस बिल्ड करना एक अति आवश्यक चीज़ हो गई है हर किसी के लिए, हर हर वर्ग के लिए, हर चाहे वो प्रोफेशनल हो, सैलरीड हो, बिज़नेस वाला हो, या कोई भी तरह से जिसकी आय आती हो, तो वहाँ पर हमें एक प्रोविजनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। और जैसा आपने सही कहा कि ग्लोबली आईटी कंपनीज़ में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा हम्म, रिसेशन देखने में आ रहा है, काफ़ी सारे ले-ऑफ्स की खबरें भी आ रही है, और सूनर और लेटर ये चीज़ शायद भारत को भी टच करेगी। फिलहाल नहीं तो
हो सकता है आने वाले साल में टच करेगी। तो इसके लिए देखिए मैं फिर से पर्सनल फाइनेंस के कुछ बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज की बात करूंगा। तो वहां पर जो सबसे पहला एक पर्सनल फाइनेंस का मूल मंत्र होता है वो ये है इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करना, आशुतोष जी। तो आप कम से कम अपने 3 से 6 महीने की जो आपकी आय है उतना आपको एक सेविंग्स फंड में या फिर एक लिक्विड फंड में या फिर एक लिक्विड फंड स्वीपर में रखना चाहिए। डिपॉजिट में आप डाल के बिल्कुल। रखिए, जिसे आप कभी भी ओवरनाइट विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका इमरजेंसी कॉर्पस होता है, इसे आप कभी भी ना छुए। और दूसरा, अपना जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप जरूर कर लीजिए। इसके बिना कोई भी पर्सनल फाइनेंस का जो कार्यक्रम है वो अधूरा रह जाता है। लाइफ इंश्योरेंस से मेरा तात्पर्य है सिर्फ और सिर्फ प्लेन टर्म कवर। हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार रखना चाहिए और उसमें किन बातों को फोकस में रखना चाहिए? जी आशुतोष जी, तो देखिए इसमें क्या है कि आप अपना एक एसेट एलोकेशन निर्धारित करिए अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को देखते हुए। तो आपके 2-3 बड़े लक्ष्य हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई मुझे रिटायरमेंट के लिए एक एक बड़ी धनराशि इकट्ठी करनी है जो कि मेरी रिटायर्ड लाइफ के लिए यूजफुल रहे, राइट? तो वो एक गोल हो सकता है जो कि बहुत लंबा गोल होगा, 15, 20, 25 साल का गोल होगा। कुछ गोल हो सकते हैं जो मीडियम टर्म के हों, जैसे कि मुझे घर खरीदना है 10 साल में, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्रोविजन करना है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए प्रोविजन करना है, जो कि 10-15 साल में हो सकता है। और कुछ इमीडिएट गोल्स होते हैं आपके, जैसे कि मुझे अगले 2 साल में शायद कहीं ट्रिप करने जाना है तो मुझे इतनी धनराशि लगेगी, या मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए 2-3 साल में इतनी धनराशि लगेगी। 30 साल के लक्ष्य के हिसाब से अगर आपको एक रकम इकट्ठी करनी है तो उसका सबसे अच्छा और सबसे क्या बोलते हैं विश्वसनीय उपाय जो है वो सिर्फ इक्विटी है। तो आपको उसके लिए इक्विटी में निवेश करना ही पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज में, या फिर म्यूचुअल फंड्स में, अगर देखिए आप रोज अपने स्क्रीन के सामने बैठकर स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो कि उम्मीद भी नहीं की जा सकती है एक सैलरीड प्रोफेशनल से कि वो रोज ये करेगा, तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करिए, इंडेक्स फंड्स को ले लीजिए। सिर्फ निफ्टी का इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, 20-25 साल के लिए आप उसमें गलत जा ही नहीं सकते हैं। सबसे लो कॉस्ट, सबसे लो एक्सपेंस रेशियो वाला, निफ्टी को ट्रैक करने वाला, निफ्टी हर 6 महीने में अपने आप रीबैलेंस होता है, भारत की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो उसमें आप शामिल होती हैं। गलत जा ही नहीं सकते हैं। जो आपके मीडियम टर्म के गोल्स हैं उसमें आप थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा बैलेंस्ड फंड्स, थोड़ा डेट का मिश्रण रखिए, ताकि कभी आपको अचानक से जरूरत पड़ सके तो आप निकाल सके, थोड़ा सेफ्टी कुशन रहे, थोड़ा सेफ्टी नेट रहे। तो यहाँ पर आपको एक एक एसेट एलोकेशन बनाना पड़ेगा। और जो बहुत इमीडिएट गोल्स होते हैं आशुतोष जी, उसमें आपको बहुत संभल कर चलना है। देखिए ऐसा है कि अगर आपका लक्ष्य जो है वो 1 साल 2 साल का है तो आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। रिलेटिवली भारतीय मार्केट का स्तर विश्व के दूसरे बाजारों को देखते हुए, इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हुए काफी हाई है। वैल्यूएशन वाइज भी हम काफी हायर जोन पर ट्रेड कर रहे हैं, और इंटरेस्ट की दरें जो है वो और ऊपर जाएंगी अभी आने वाले समय में। और उसका जो अभी एक्चुअल इम्पैक्ट है ग्रास रूट पर, जो कि हमारी लाइव्स में, इंडिविजुअल लाइव्स में, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट्स पर, वो पूरी तरह से आना शुरू नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगला 1 से 1.5 साल थोड़ा सा थमा हुआ सा रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा संतुलित रखें। इन्फ्लेशन प्लस अगर आपका रिटर्न आता है कहीं पर 8 से 10% या 8 से 12%, 8 से 10%, तो आप काफी काफी लकी रहेंगे। उस लिहाज से आप सोचकर चलिए और अपने पोर्टफोलियो को, एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा जिस तरह से आपके गोल्स हैं उसी प्लान पर बना के चलिए। ओवरवेट मत हो जाइएगा इक्विटी के। अगले एक बहुत बड़ा एक इवेंट है बजट। अब इस बार आपको क्या लगता है कि जिस तरह के मैक्रोस हैं और जिस तरह के हालात से हर हर सेगमेंट का मतलब जो भी हो, चाहे हमने बिजनेस कर रहे हो या हम नौकरी कर रहे हो या हम कोई प्रोफेशनल्स हो, तो अब क्या ये सरकार के पास या वित्त मंत्री के पास इस तरह का कोई है कि वो कुछ तरह की रियायत दे सकती हैं या कुछ ऐसे ऐलान कर सकती हैं जिससे कुछ, चाहे वो टैक्स के मोर्चे पर हो या चाहे इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर हो, कुछ राहत मिले या कुछ बूस्ट मिले?
सबसे पहली बात तो कोविड के दौरान सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रियायतें दी थी और काफ़ी ज़्यादा छूट दी थी, तो उसके चलते हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ गया है। जो हमारे टारगेट सेट थे पहले, हम उसको काफ़ी हद तक ब्रीच कर चुके हैं और अभी नए टारगेट सेट कर दिए सरकार ने। तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 6.5% के आसपास का या 6.9% टू 6.5%, वहाँ पर हम्म। हमें रहने की उम्मीद है क्योंकि टैक्स कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो सरकार के पास में पैसा है फिलहाल। मुझे लगता है कि ये साल सरकार जो है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स पर नहीं जाकर पिछले बजट की तरह ही बहुत बड़ा इंफ्रा पुश करने वाली है। बहुत बड़ा ओके। कैपेसिटी हम्म। एक्सपेंशन या केपेक्स प्लान लेआउट करेगी। फिर से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी, मेक इन इंडिया को बूस्ट करेंगी। काफ़ी ज़्यादा सड़कें, पोर्ट, सोलर, ईवी, ये सारी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारा काम बढ़ेगा। टैक्स की रियायतें जो आपके और मेरे लिए हैं आशुतोष जी, वहाँ पर डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स को लाने की बातें काफ़ी सालों से चल रही हैं। अब हम्म। ये कहना मुश्किल होगा कि उसके कुछ पहलू इस बजट में लाए जाते हैं या फिर इलेक्शन से पहले 2024 हम्म। में सीधा पूरी तरह से उसे लाया जाता है। तो आवश्यकता ज़रूर है, जिस तरह से महँगाई की दर बढ़ रही है, आपको टैक्स में छूट देनी ही पड़ेगी, रियायत देनी ही पड़ेगी लोगों को। तो आपके जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ने पड़ेंगे, आपके जो थोड़े से टैक्स रिबेट्स के नंबर हैं वो थोड़े बढ़ने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कि पूरी टैक्स प्रणाली को और ज़्यादा सिम्प्लीफाई किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 तक इलेक्शन के पहले काफ़ी सारी रियायतें और काफ़ी सारी छूट दी जानी चाहिए टैक्स में, इंडिविजुअल्स हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। हो सकता है वो इस साल ना आए आशुतोष जी, जितनी की उम्मीद की जा रही है, और हो सकता है वो अगले साल आए। एक सवाल चलते-चलते हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप इस पूरे मनी मैनेजमेंट के जो जो एक सिस्टम है, को बड़े बड़े बेहतर से समझते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। अब मार्केट में अभी कहाँ बेहतर संभावनाएँ दिख रही हैं? एकदम सीधा सवाल मेरा सिर्फ यही है। क्योंकि आपने पूरे मैक्रो भी बता दिए हैं, आपने ग्रोथ साइकिल भी समझा दिया हमें। अब हमें आप ये हमारे दर्शकों को ये बताएँ अभी कहाँ बेहतर संभावनाएँ दिख रही हैं? और अगर कोई अपनी सेविंग्स को निवेश करने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं या हैं? जी। आशुतोष जी देखिए, मैं फिर से एक बार वापस थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा और उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में 2 या 3 तरह के निवेशक होते हैं। एक जो बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उतार-चढ़ाव से, तो उनके लिए आई थिंक आप इक्विटी पे नज़र बनाए रखिए। जो कि शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, अगर आप अगले 2-3 महीने, 6 महीने के लिहाज से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन मिड स्मॉल कैप क्षेत्रों में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू कंपनियाँ, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी तेज़ उछाल देखने को मिल रहा है, बट वहाँ पर और बहुत स्कोप है। बट इस सब में आशुतोष जी वो है कि देखिए, आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्हें देख सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म निवेशकों को इन सब में नहीं जाना चाहिए और उसके लिहाज से आप एक ब्लू चिप कंपनीज़ में बने रहिए। ये बजट नहीं, आशा की आज की सीरीज में इतना ही। अगली सीरीज में हम फिर किसी नए मुद्दे पर, किसी नए विषय पर अपने किसी खास मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे जेबीज के सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और हमारी जे न्यूज़ की वेबसाइट पर। नमस्कार।